हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम लगातार सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर से। तो हम आज फिर से अपने सैम्पल पेपर के अगले क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप इनको रिवाइज करेंगे, सोचेंगे, इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट के साथ ये जितने भी आंसर है सब मैच करेंगे, तभी आपका ये जो कंप्लीट डिस्कशन है वो पूरा होगा। अदरवाइज वन साइडेड डिस्कशन से, वन साइड काम से कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है, वो क्या है आपके सामने है। देखो 7 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, आज हमारा 8th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है, हाउ डज द डिप्लीशन ऑफ हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, डिप्लीशन लेयर, आपने पीएन जंक्शन देखा होगा, ये कौन सा है, पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है और पीएन जंक्शन किस में है, चैप्टर नंबर 14 में है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हाउ डज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी। तो जो P और N जंक्शन होती है ना, P और N मेटल जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर जंक्शन बनती है, इसको डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर अगर वोल्टेज पॉजिटिव में इंक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज होती है, अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज इंक्रीज करो तो ये विड्थ इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ P टाइप मटेरियल एंड N टाइप मटेरियल अगर आपने इंक्रीज कर दी तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो आपको ये देखना है कि अगर इस N टाइप सेमीकंडक्टर की एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, ये P टाइप है ये N टाइप है, अगर इनकी कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो दिस साइड एंड मोर नंबर इलेक्ट्रॉन होल फ्रॉम P टू N साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन N से P और होल P से N, तो यहाँ पर ज्यादा फ्लो करेंगे तो यहाँ पर जो इमोबाइल कैरियर से ये भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पर इस डिप्लीशन लेयर को क्या किया जाएगा, डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या है, डिप्लीशन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज the amount of the concentration of N type and P type semiconductor। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसका 8th क्वेश्चन का और पार्ट देखते हैं हम, और पार्ट भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्या है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर है, F इज इक्वल्स टू 25 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, इन HWR हाफ वेव रेक्टिफायर, ये मैंने आपको बता रखा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर है और वो कितनी होगी, 25 हर्ट्ज। तो अगर इनपुट 25 है तो आउटपुट भी 25 हर्ट्ज होगी। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको पूछता तो ये कितनी हो जाती, डबल हो जाती, 50 हर्ट्ज हो जाती। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन, when a voltage drop across a PN junction diode is increased from 0.70 to 0.71 volt, the change in diode current is 10 milliampere. What is the dynamic resistance of diode? ये क्वेश्चन हमने, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। आपका जो ये चैप्टर था, इसके लास्ट में जो क्वेश्चन कराए थे अभी 3-4 दिन पहले, वो सेम इसी टॉपिक के थे। ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन थे। तो आपको ये मेरे को देखते ही मेरे को ये लग रहा है कि देखो जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन एज इट इज इसमें आ गया। तो इसके लिए देखो आप क्या आने वाला है, ये भी इसी 14 चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि V1 डायोड का इनिशियल वोल्टेज कितना है, 0.7 है। ठीक है, V2 कितना है, 0.71 वोल्ट है। ठीक है, जब इतना चेंज हुआ है तो करंट में कितना चेंज आया, यह है 10 मिली एम्पियर चेंज आ गया था करंट में। 10 मिली एम्पियर है ना, यस 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर चेंज दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी डेल्टा आई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर चेंज ऑफ करंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल वोल्टेज दिया हुआ है। तो इन दोनों में आपको ये देखना होगा कि जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप इनको सोल्व करोगे उतना ज्यादा काम बनेगा। तो देखो
तो डायनेमिक रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। यहां पर आपको I2 माइनस I1 मीन्स डेल्टा I की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दोगे आप 0.71 माइनस 0.70 अपॉन ये 10 मिली एम्पियर। ये वोल्ट है, ये मिली है, तो मिली है तो इसको कन्वर्ट करोगे एम्पियर में तो ये 10 टू द पावर -3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप 10 टू द पावर -3 एम्पियर बना दोगे, ठीक है। तो अब देखो इसको 0.01 इसका डिफरेंस आएगा, देख लेना आप 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसके आप ऊपर ले जाओगे इसको 0.01 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10। ये पावर आप इसको लिखोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 1 ओम। 1 ओम आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो डायनामिक रेसिस्टेंस है ना, डायनामिक आरडी जिसको बोलते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट होता है। तो चेंज इन वोल्टेज कितना 0.712 0.70 और ये आपके सामने आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे पूरा कंप्लीट एक बहुत अच्छे वे में, ठीक है। फिर हमारे पास 10th क्वेश्चन है, स्पेशली fabricated PN junction diode is used for detecting light intensity। लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ PN जंक्शन का काम में लेते हैं हम, ठीक है। विच स्पेशली फैब्रिकेटेड, मतलब कौन सा है ऐसा PN जंक्शन डायोड है जिसको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है कौन सा काम में लेते हैं, फोटो डायोड। ये क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पर फोटो डायोड है जिसको हम काम में लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या 11th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और 11th नंबर के क्वेश्चन से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वो आपको देखना है ये एसर्शन एंड रीजन। पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उसके बाद आपके सामने इसका रीजन दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें ये मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, कोई भी जो डायोड है आपका, सॉरी नॉट डायोड, डाइपोल, जो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स उसका जीरो होता है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने के कारण, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इस वजह से वहां पर नेट कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, लेकिन वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी, दोनों होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है बिल्कुल। रीजन देखो, रीजन ये है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। जो मैंने आपको जस्ट बताया था ना, जो एक्सप्लेनेशन वही इसके अंदर दे दिया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहां पर ए दोनों सही भी है और रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, ठीक है। तो आपके पास यहां पे सही आ गया, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, बोथ ए एंड आर, एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर अपने पास है नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। डिक्रीजिंग डायरेक्शन के लिए ये उसकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। देन ये तो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या है, रीजन नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है, सपोज आपके पास कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की टर्म्स में होगी, ये आपको सही बात है। और इसका रीजन ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मीनिंग ये देखो, आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना सीखा होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है यहां पर, ये क्या है, ये आपके पास यहां पर एक टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहां पर ये लगातार डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी कंडीशन में मिलेगा आपको, जब यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यहां पर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, ये मैं आपको बेसिक के कारण बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा हायर नेगेटिव पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, यानी कि लोअर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये सब आपने यहां पर देख ही पा रहे हो, आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ पहले भी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दिखाई दे रहा है आपको, और डिक्रीजिंग डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इक्विपोटेंशियल या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल किधर है, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट किधर है, ये माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, यही तो होता है ना। तो मतलब यह है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब यह है कि जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion A। ओके, तो ये A आंसर इसका सही है आपका। अब हम बात करते हैं आपके 13th क्वेश्चन की, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या है, देखो, ए कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एसर्शन है। रीजन क्या है, फॉर कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। ये गलत है, तो फर्स्ट सही हो गया, ए कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता, कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट केस है, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट, जो इसके पैरेलल आने वाली रेज है वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। इसके कारण, जो आपका कन्वेक्स मिरर है इसके कारण, तो कन्वर्ज नहीं होगी, ये गलत कह रहा है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर हमेशा लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, ना कि कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो इट इज डाइवर्जिंग, तो दैट्स वाई assertion A is correct and R reason is wrong, it is not correct, ठीक है, it's false। तो ऑप्शन C will be correct answer। देन इसके बाद हम बात करेंगे अपना 14th क्वेश्चन जो है इसके बारे में। 14 क्या है, ये देखो, ये भी assertion and reason का ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान में देना है। देखो, ये है a convex lens of focal length 30 centimeter cannot be used as simple microscope in normal setting। दोबारा पढ़ लो इसको, बहुत अच्छे से ध्यान में दो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। a convex lens of focal length 30 centimeter cannot be used as a simple microscope in normal setting, ठीक है। रीजन है, for normal setting एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल्स टू d अपॉन f। क्या ये सही है? ये देखो, ये कह रहा है आपके पास जो
कन्वेक्स मिरर होता है, ये कन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसकी ये इमेज बनती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका एफ है, ठीक है, और इमेज कहाँ पे बनेगी, ये पैरेलल इसकी एफ से निकलेगी और ये वाली लाइट इसकी यहाँ से। यहाँ से आप इसकी इमेज को देख रहे हो, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, पीछे जाकर कहीं पर यहां पर इमेज बनेगी, तो मैग्नीफाइड इमेज बन गई। तो दिस वन इज द वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन ये कह रहा है, और हाँ एक बात और बता दूं, सिंपल माइक्रोस्कोप ये हो गया तो इसकी मैग्निफिकेशन कितना होता है इस सेटिंग में, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा आपका वो होगा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f, ये होता है, वेयर d इज ए डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है आपका d, ठीक है। इसके बाद वो क्या होना है, इसके बाद होना है आपका, हम नॉर्मल सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेटिंग क्या होगी, ये जो इमेज है ना ये कहाँ जाएगी, इस f पर आ जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट जो f पर आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये इमेज हमें यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल सेटिंग में एज सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जब इसको यूज नहीं कर सकते इस कंडीशन में, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब आपने इसका डेरिवेशन किया था तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू कितना होता है, d अपॉन f होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, m इज इक्वल्स टू d अपॉन f, तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन हो गया। कब, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और नॉर्मल सेटिंग वही होती है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी तो वो नॉर्मल सेटिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेस्ड या पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, इसका एसर्शन सही है 14 क्वेश्चन का। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इन नॉर्मल सेटिंग, ये बिल्कुल सही है, वी कैन नॉट यूज। और दूसरा क्या है, नॉर्मल सेटिंग एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल टू d अपॉन f, तो d अपॉन f ये भी सही है। तो बोथ assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट दिस सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ये नहीं है। फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन क्या है, यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो माइक्रोस्कोप का जो लेंस का फोकल लेंथ है काफी कम है, इतनी नीचे है, फोकल लेंथ हमें लगभग 5 to 10 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो हमारा आज 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। इन 14 क्वेश्चन को ना नेक्स्ट जब हम 15 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें तब तक आप 14 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से खुद से सॉल्व करके नोटबुक में डन होना चाहिए ये काम, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीबीएसई में उतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके, उतने ही क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। थैंक यू।